नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में दिवाली से दिवाली तक। और आज हम हैं एनएसई से, जो कि इंडिया का तो लार्जेस्ट एक्सचेंज है ही, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का भी सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। एस नरेन CIO हैं वो, ICICI प्रूडेंशियल AMC। इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर्स में इनकी गिनती होती है और बेस्ट नोन फंड मैनेजर्स इंडिया के। नरेन, स्वागत है आपका, और CNBC आवाज़ के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्यूअर्स का भी दिवाली शुभकामनाएं। तो नरेन, कैसा फील कर रहे हैं? जब ये संवत स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी नेगेटिविटी थी दुनिया की। इस पूरी मार्केट में ये संवत एक्चुअली काफ़ी ख़राब रहा है, लेकिन हमारी मार्केट ने जो सेकेंड हाफ में रिकवरी स्टेज की है उससे ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं। जबकि इतनी FI की सेलिंग हुई है, उसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग रही। तो आप कैसे देख रहे हैं जब हम नए संवत में जा रहे हैं? तो मैंने सोचा था कि मार्केट यहाँ से लोअर रहेगा, लेकिन मार्केट बहुत स्ट्रांग रहा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के कारण। एक कारण डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स था, दूसरा कारण 2020 में गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छा काम किया। वो साल में ग्लोबल सेंट्रल बैंक और ग्लोबल गवर्नमेंट्स ने बहुत पैसा प्रिंट किया। उतना पैसा इंडिया में प्रिंट नहीं किया था, इसलिए ये लास्ट 1 ईयर उतना इन्फ्लेशन नहीं आया इंडिया में, इसलिए इंडिया का मार्केट रेजिलिएंट था। और मैंने सोचा था कि यहाँ से कम गया होगा मार्केट, और मार्केट यहाँ से अच्छा रेजिलिएंट था। बट अभी भी अगला 3 महीने या 6 महीने के लिए मार्केट का वॉलेटिलिटी हो सकता है, और हम नहीं बता सकता है कि वर्स्ट पॉइंट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं बता सकते हैं। और इन्वेस्टर्स अभी भी केयरफुल रहना चाहिए, यही हमारा व्यू है अभी भी। नरेन, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे हिंदी में बात करके। तो ये तो आपने बताया, एक फैक्टर गिनाया कि जो ग्लोबल मनी प्रिंटिंग हुई हमने वो नहीं किया, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन शायद हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं बना, बाकी सबके लिए तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो आप क्योंकि इन सबको ट्रैक करते हैं, ये जो अमेरिका में हो रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक, बॉन्ड यील्ड, इन्फ्लेशन, ये कहाँ तक लेके जाएगा? क्योंकि सब ये पूछ रहे हैं कि टर्मिनल रेट क्या होगा और उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि इतना अभी तक FI सेलिंग का हम पे इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन क्या ये FI सेलिंग ऐसी चलती रहेगी अगर ये रेट इस तरह से बढ़ते रहे तो? इतना टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा। अगला 6 महीने में सब प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा। हमारा व्यू है कि अगला 6 महीने में प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा, लेकिन अगला 6 महीने में क्या होगा हमको पता नहीं है। और ये प्रॉब्लम इंडिया का प्रॉब्लम US का इन्फ्लेशन प्रॉब्लम से क्या हुआ कि यूक्रेन का वॉर के कारण जो ऑयल का दाम बढ़ाया और सभी एनर्जी प्राइस का ऊपर गया, वही प्रॉब्लम बढ़ा हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि कोल का प्राइस ऊपर गया, गैस का प्राइस ऊपर गया, ऑयल का प्राइस ऊपर गया, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ा हुआ। अगला 2 महीने में सपोज यूक्रेन वॉर बंद हो गया, वो बेनिफिट बहुत आएगा। और इंडिया के लिए इन्फ्लेशन से यूक्रेन वॉर का प्रॉब्लम बढ़ा हुआ, और यूक्रेन वॉर बंद होके ऑयल का दाम सपोज $70 हो गया, वो बेनिफिट इंडिया को बहुत अच्छा आएगा। और ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। मुझे भी पूछ सकता है, कल भी पूछ सकता है, मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा कब यूक्रेन वॉर बंद होगा। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि कब ऑयल का दाम कम होगा, कब कोल का दाम कम होगा, कब गैस का दाम कम होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। बट फिर भी हमारा व्यू है कि अगला 6 महीने में सब प्रॉब्लम्स कम हो सकता है, लेकिन अगला 6 महीने में वॉलेटिलिटी बहुत भी हो सकता है। तो अगले 6 महीने में आप रिटेल इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि जो डिसिप्लिन के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसी को कंटिन्यू करें? एसेट एलोकेशन में क्या एडवाइस रहेगी आपकी? हमारा प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का वैल्यूएशन कम नहीं है, इसलिए क्या है कि अगला 6 महीने में डाउनसाइड का रिस्क कम होगा, लेकिन अपसाइड इंडिया में कम हो सकता है बाकी कंट्रीज से। अच्छा। क्योंकि इंडिया का मार्केट वर्ल्ड में वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मार्केट है, बाकी मार्केट्स बहुत सस्ता हो गया। इसलिए जब रैली आएगा, इंडिया का मार्केट का रैली कम हो सकता है बाकी मार्केट से। हर एक मार्केट का वैल्यूएशन इंडिया का मार्केट का हाफ है अभी। US के अलावा बाकी मार्केट सब हाफ है। इसलिए क्या है कि जब मार्केट में रैली आएगा 3 या 6 महीने के बाद, वो रैली बाकी मार्केट्स में बड़ा रैली आ सकता है,
क्योंकि करेक्शन भी उतना है। आप देखें तो हर एक मार्केट 30% गिरा है, इंडिया का मार्केट 0 गिरा है, इसलिए वहाँ का रैली इंडिया से ज़्यादा आ सकता है, यही हमारा व्यू है। लेकिन वर्स्ट अगला 6 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सभी इन्वेस्टर को डेट में भी इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि 1 साल या 2 साल पहले डेट में रिटर्न बहुत कम था। अभी और एक इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, उसके बाद तो डेट में भी रिटर्न अच्छा मिलेगा, डेट म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न अच्छा मिलने का स्कोप है। ठीक है, तो डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाएं, सिर्फ इक्विटी में ना लगाएं पैसा। और अगले 6 महीने थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन डिसिप्लिन तो इन्वेस्टर्स ने रखा ही है। जो चीज़ क्लियरली स्टैंड आउट हुई है पिछले 6 महीने में कि जितने भी डोमेस्टिक इकॉनमी वाले स्टॉक्स हैं नरेन, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो ऑटोज़ हों, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीमेंट हो, और जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जैसे आईटी है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम रही है। तो ये जो बाईपोलर नेचर मार्केट का रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा या फिर दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? नहीं, वो 6 महीने के बाद यहाँ जो सेक्टर बहुत ख़राब किया है, आईटी जैसा सेक्टर, वो सब सेक्टर इम्प्रूव होने का स्कोप है, क्योंकि जो सेक्टर का बहुत कम ज़्यादा गिरा है, वो सेक्टर रिवर्स होने का स्कोप है। वो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा जब ग्लोबल मार्केट ऊपर चलेगा, वो समय में आईटी जैसा सेक्टर चलने का भी स्कोप है। हाँ, हमारा व्यू है कि जो सेक्टर आउट परफॉर्म किया है वो कम ऊपर जाएगा, और जो सेक्टर बहुत गिरा है वो सेक्टर ऊपर जाने का स्कोप ज़्यादा है, वही हम सोच रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी बैंकिंग पे क्या व्यू है आपका? क्योंकि बैंकिंग काफ़ी स्ट्रांग रहा है और हर रैली में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन बैंकिंग ने ही दिखाया है, तो वहाँ पर क्या व्यू है आपका? हमारा व्यू अच्छा है, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ से अगला 3 से 6 महीने में जो वॉलेटिलिटी रहेगा, वो वहाँ बैंकिंग में भी असर आ सकता है, क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स के पास बहुत बैंकिंग स्टॉक है। फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी नॉन परफॉर्मिंग लोन का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, और रिज़ल्ट भी देखेंगे तो बहुत सारा बैंक का रिज़ल्ट अच्छा आया है, इसलिए फंडामेंटल्स का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सभी फंड में देखेंगे तो 100 रुपीज़ में 30 रुपया बैंकिंग स्टॉक्स में है, इसलिए कोई रिडेम्पशन आता है तो बैंकिंग स्टॉक्स बेचना पड़ता है, इसके कारण ही बैंकिंग स्टॉक्स गिरा था पहले। इसलिए हमारा व्यू है कि बैंकिंग का फंडामेंटल्स अच्छा है, बट सेक्टर वॉलेटाइल रहने का स्कोप है। सेक्टर वॉलेटाइल रहने का स्कोप है। नरेन, इस साल चैलेंजेस क्या क्या होंगे मार्केट्स के लिए? जैसा आपने कहा कि अगले 6 महीने शायद थोड़े वॉलेटाइल और टफ भी रह सकते हैं, तो क्या क्या मेन चैलेंजेस होंगे? चैलेंजेस क्या हो गया कि इंडिया का वैल्यूएशन अभी चाइना का वैल्यूएशन से देखेगा तो डबल है, कोरिया ताइवान का वैल्यूएशन से देखेगा तो बहुत डबल है। जब यूक्रेन वॉर सेटल होता है, यूरोप का वैल्यूएशन बहुत कम हो गया, जापान का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। अभी चैलेंज क्या है कि इंडियन वैल्यूएशन इक्विटी में बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज देखेंगे तो, क्योंकि हर एक मार्केट 20 से 30% गिरा है, इंडियन मार्केट गिरा नहीं है, इसलिए वैल्यूएशन डिफरेंशियल के कारण इंडियन मार्केट सस्ता नहीं है, वही एक चैलेंज है। आउटलुक 5 साल देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन नियर टर्म में वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है, और उसमें इंडिया सस्ता नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है। लेकिन इंडियन कंपनीज अच्छा है, और इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा है, और इंडियन आउटलुक भी डिसेंट है। बाकी कंट्रीज में आउटलुक में रिस्क है, वही उसके कारण ही इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी अच्छा गया है। ठीक है, तो इंडियन वैल्यूएशन का थोड़ा सा एक रिस्क है नियर टर्म में, और थोड़ा सा इंडियन मार्केट इस समय महंगा लग रहा है, लेकिन अगर आपका 5 साल का नज़रिया है तो शायद इतना एक्सपेंसिव ना लगे। तो नरेन, ये जो इनफ्लोज़ हैं, आपको लग रहा है कि ये अभी भी पीक नहीं हुए हैं? जो मैं डोमेस्टिक इनफ्लोज़ की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा इंडिया में डाला है, मेरे ख्याल डीमैट अकाउंट्स करीब 10 करोड़ के करीब हम पहुँच गए हैं। मैं एक बात कर रहा था कि शायद $5 बिलियन मंथली सिर्फ डोमेस्टिक हाउस होल्ड से मार्केट में आ सकता है आगे जाते हुए। आपको लग रहा है कि ऐसे नंबर्स आ सकते हैं, और अगर ऐसे नंबर्स आएंगे तो क्या ये मार्केट को और आगे काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं? हो सकता है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी बड़ा है और अभी भी रिडेम्पशन भी बहुत है। ग्रॉस इनफ्लो $5 बिलियन है, नेट इनफ्लो $5 बिलियन नहीं है। इसलिए हमारा व्यू है कि जो हम 2017 में नेट इनफ्लो देखा,
उतना भी लास्ट 2-3 मंथ्स में नहीं है। इसलिए हमारा व्यू है कि हो सकता है कि अगला 3 साल के बाद देखेंगे तो ये नंबर कम भी हो सकता है, ये कम नंबर दिखेगा, वो समय में ज़्यादा नंबर हो सकता है, नंबर ऊपर जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को हम क्या बताते हैं, डेट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड, हमने बैलेंस्ड एडवांटेज जैसा कैटेगरी, मल्टी एसेट जैसा कैटेगरी को भी इन्वेस्ट करने को बोला है, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने को बोला है अभी, क्योंकि जब यूएस फेड लास्ट रेट हाइक करता है उसके बाद गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाने का बहुत स्कोप है, इसलिए वहाँ भी इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नरेंद्र से ये कॉन्वर्सेशन जारी करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और CNBC आवाज़ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बहुत ख़ास मेहमान के साथ। एस नरेन इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर्स में से एक हैं और मार्केट पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। मैक्रोस पर इनकी जो पकड़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से इनकी जो कॉन्ट्रा कॉल्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त रही हैं। नरेन, आपकी ना कुछ कॉल्स बहुत ज़बरदस्त रही। सबसे पहले टेलीकॉम में आपने एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी, रियल एस्टेट में आपने एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी, पावर में आपने एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी और इस साल के शुरू में आपने एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी कि कमोडिटी कंज्यूमर्स की तरफ फोकस रखिए। अब कमोडिटी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी रैली अब ख़त्म हो चुकी है और वहाँ से हमने एक मैसिव रैली देखी कमोडिटी कंज्यूमर्स में, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स हों या FMCG स्टॉक्स हों। ज़बरदस्त रैली देखी है। तो उस कॉल में आपने एकदम सही आइडेंटिफाई किया था, तो ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, पहली बात तो ये समझाइए। और क्या अभी भी उस जो आपने कॉल लिया था इसमें अभी भी जगह है क्या? हमारा व्यू है कि जब एक मार्केट पैराबोलिक तरीके से ऊपर जाता है कोई भी, वो समय देखेंगे तो स्टील का दाम पैराबोलिक तरीके से ऊपर गया था, एल्यूमिनियम का दाम ऊपर पैराबोलिक तरीके से ऊपर गया था। जब ऐसा पैराबोलिक तरीके से कुछ ऊपर जाता है हम नॉर्मली बोलते हैं रिवर्स करो, और ऐसा प्रोसेस में हम ऑलवेज रिवर्स बताते हैं। सो ऐसा ही वो समय में हमने बोला कि यूक्रेन वॉर के बाद ये सब प्राइसेस ऊपर गया था, इसलिए वो समय में सब लोगों को बोला कि हम बोलो कंज्यूमर को ले लो, कमोडिटी कंज्यूमर को ले लो, कमोडिटी कंपनीज को मत लो, क्योंकि मेटल कंपनीज उस समय पैराबोलिक तरीके से ऊपर जाता था। हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पैराबोलिक जब तक पैराबोलिक नीचे जाता है वो वहाँ भी ऊपर बेट करो, जहाँ ऊपर जाता है वहाँ नीचे जाएगा करके बेट करो, वही हमारा बेसिक प्रोसेस है। वो प्रोसेस में हमने किया था। हमारा व्यू अभी भी क्या है कि मेटल जो अप्रैल मई में पहुंच गया था वहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन जब चाइना का ज़ीरो कोविड पॉलिसी बंद होता है और वो लोग बोलता है कि नॉर्मल करेंगे, वो समय में एक मेटल में रैली आएगा, बट लेकिन अप्रैल मई का पीक नहीं जाएगा। अप्रैल मई का पीक नहीं जाएगा, तो अभी भी यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी और कंज्यूमर्स में रैली आ जाए। कंज्यूमर्स का रैली कंटिन्यू हो सकता है, बट एक रैली आ सकता है जब चाइना ज़ीरो कोविड को अबैंडन करता है। ओके, लेकिन उसमें भी वो पिछले जो हाइज है उसको नहीं निकालेगा। नहीं आएगा। ओके, तो ख़ास तौर से बात करते हैं ऑटोज़ की, जहाँ पर आपने एक बड़ी कॉल ली थी कि यहाँ से एक अच्छी रैली आएगी ऑटोज़ में। अब आपको क्या लग रहा है कि ये थोड़ा सा ये पैराबोला बन रहा है क्या, या फिर नहीं कि अभी भी ठीक है? अभी तक नहीं। हमने कल भी हमारा इंटरनल इन्वेस्टमेंट कमेटी मीटिंग में देखा था 5 साल में ऑटो में रिटर्न नहीं मिला था, इसलिए हमने ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फंड भी लॉन्च किया था, क्योंकि 5 साल में रिटर्न नहीं है। 6 महीने का रिटर्न बेटर था, लेकिन 5 साल में रिटर्न नहीं है। आप देखिए तो 2 व्हीलर में 6-7 साल में ग्रोथ ही नहीं है, और 10 साल में ग्रोथ देखेंगे तो कार में नहीं है। आपने पूछा था कि क्या कॉन्ट्रा है अभी, एक्चुअली अभी कॉन्ट्रा गोल्ड और सिल्वर है। अच्छा, सिल्वर में अपॉर्चुनिटी अच्छा है, क्योंकि सिल्वर में रिटर्न ही नहीं आया। हाँ, और क्योंकि जब फेड रेट हाइक बंद करता है वो समय में गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा सकता है, इसलिए हमने सभी लोगों को बोला कि सिल्वर देख लो अभी। हाँ, हाँ, हाँ। वो ये दिवाली में हमने बोला कि सिल्वर भी देख सकता है। हमने अभी तक हमारा एंटायर इन्वेस्टमेंट करियर में सिल्वर या गोल्ड रेकमेंड नहीं किया है। पहली बार रेकमेंड कर रहे हैं?
अरे भाई, तो इस समय की कॉन्ट्रा कॉल नरेश की बहुत बड़ी कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करिए, और उनका सिंपल लॉजिक है कि जब फेड रेट हाइक बंद करेगा उसके बाद आप एक रैली देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में। इनफैक्ट सिल्वर में उन्होंने आज तक रिकमेंडेशन नहीं की, अब रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रा कॉल इस समय सिल्वर पर आती हुई। इक्विटीज़ में और क्या अच्छा है नरेन, क्योंकि हालांकि आप बोल रहे हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन करिए और बैलेंस एडवांटेज में भी जाइए, डेट में भी जाइए, लेकिन हमारा जो एक कोर व्यूअर है वो अभी भी इक्विटी में ज़्यादा प्रेफर करता है, तो उसके लिए इक्विटी में कहाँ मौके हैं इस समय? सी इक्विटीज़ में लार्ज कैप अच्छा है, मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप बेटर है, उसके बाद स्मॉल कैप है, उसके बाद मिड कैप है। अच्छा। यही है हमारा व्यू। लेकिन इंडियन इक्विटी सस्ता नहीं है, इसलिए वहाँ हम बोलते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान करो, बूस्टर्स एसटीपी करो, फ्रीडम एसआईपी करो, ऐसा मॉडल में इन्वेस्ट करो, हम बोलते रहते हैं, क्योंकि सस्ता नहीं है। सस्ता है तो हम बोलने का प्रॉब्लम नहीं है कि आज ही इन्वेस्ट करो, लेकिन सस्ता नहीं है, क्योंकि आप आज देखेगा तो ताइवान मार्केट 30% गिरा है, चाइना मार्केट 40% गिरा है, जापान मार्केट 20% रूपी टर्म्स में गिरा है, हर एक मार्केट गिरा है। इंडिया के अलावा बाकी मार्केट गिरा है। इंडिया का लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान कर सकता है, फ्रीडम एसआईपी कर सकता है, बूस्टर एसटीपी कर सकता है। लेकिन बड़ा लमसम इक्विटी में करने के लिए मेरे पास ताकत आज नहीं है, बट लेकिन लार्ज कैप बेटर है, उसके बाद स्मॉल कैप बेटर है, उसके बाद मिड कैप बेटर है। ओके, तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली नरेन। एक तो रिस्क आपने गिना दिया वैल्यूएशन का, उसके अलावा इंडियन मार्केट्स में और क्या रिस्क होंगे? इंडिया का इकोनॉमी अच्छा तरीके से हैंडल किया है, लेकिन ऑयल का प्रॉब्लम और एनर्जी कॉस्ट, यही बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। जब तक ऑयल और एनर्जी का कॉस्ट कम नहीं होता है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के कारण रूपी भी ऐसा ऊपर जा रहा है। वो कारण फाइनली एनर्जी कॉस्ट का कारण है। जब तक एनर्जी कॉस्ट कम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है, और इंडिया का कंट्रोल में नहीं है। हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता है, यूक्रेन वॉर को ब्लेम कर सकता है, बट यूक्रेन वॉर क्या इंडिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। यूक्रेन वॉर हुआ, उसके कारण ये सब एनर्जी कॉस्ट ऊपर गया है, बट इंडिया ने कुछ नहीं किया। सो इसलिए एनर्जी कॉस्ट का प्रॉब्लम है, और एनर्जी कॉस्ट के कारण रूपी ऊपर जा रहा है। जब एनर्जी कॉस्ट कम होता है, रूपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और रूपी भी डॉलर के अगेंस्ट ही डिप्रिशिएट हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि ये रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, रूपी डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है, रूपी अप्रिशिएट हो रहा है। येन के अगेंस्ट देखेंगे तो बहुत अप्रिशिएट हो गया, इवन पाउंड के अगेंस्ट देखेंगे तो बहुत अप्रिशिएट हो गया, डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो गया, क्योंकि डॉलर ऊपर गया है, यही कारण है। और डॉलर काफ़ी ऊपर गया है एक्चुअली, बहुत ऊपर गया है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है क्या कि ऐसे अच्छा, ऐसा आपने देखा है कि डॉलर भी ऊपर जाता रहे और मार्केट भी, इक्विटी मार्केट इंडिया का भी ऊपर जाता रहे, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? हमारा व्यू है कि इसलिए एसआईपी करो, क्योंकि ऐसा कंटिन्यूसली नॉर्मली नहीं होता है कि रूपी और डॉलर, रूपी वीक का नहीं होता है, लेकिन इंडियन करेंसी बाकी सभी करेंसी से अप्रिशिएट हो रहा है एक्सेप्ट डॉलर। ठीक है, तो इक्विटी इन्वेस्टर्स को नरेन यहाँ से अगले 5 साल में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? मेरा गुरुजी सब बोला है ऐसा नंबर मत बताओ, एक ही टाइम बता सकता है। मार्केट बहुत नीचे गया है ना, वो समय में गुरुजी बोलता है एक नंबर बताओ, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे बॉटम में। बट आज जैसा मार्केट में हम ऐसा नंबर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एसेट एलोकेशन करो, सिप करो, डेट म्यूचुअल फंड करो, ऐसा बोलेंगे। वो बोलता है कि जो लोग नंबर बोलता है वो गलत बोलता है, क्योंकि ऐसा नंबर नहीं बोलना चाहिए बोलता है। नहीं, लेकिन जो पिछले 15 साल में मार्केट ने जो कंपाउंडिंग दी है, अगले 15 साल में वो दे सकता है मार्केट की? नहीं। बट आप सोचो 1997-98 में 16% रिटर्न मिलता था, आज आपको एफडी में क्या रिटर्न मिलता है आपको पता है। सो इसलिए 16% रिटर्न एक टाइम एफडी में, आई मीन एलएनटी डिवेंचर में मिलता था, टाटा स्टील डिवेंचर में मिलता था। सो क्योंकि जो रिटर्न मिलता है एफडी रिटर्न को भी देखना पड़ेगा, के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। और एक रिटर्न बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो गलत है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि आज सस्ता वैल्यूएशन नहीं है, इसलिए ये सब करो, और पास्ट रिटर्न देख सकता है।
यही हमारा गुरुजी बोलता है, एक और रेगुलेटर भी बोलता है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। चलिए, आपने इतनी अच्छी बात बोली, इसी पे गुरुजी के नोट पर ही शो को ख़त्म करते हैं। नरेन, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, और वंस अगेन दिवाली शुभकामनाएं सभी। दिवाली शुभकामनाएं सबको। चलिए, ये थी खास चर्चा एस नरेन के साथ। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।